हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे थे कि एल्केन्स का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसी का ही एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि एल्केन्स में हम कैसे एल्कीन और एल्काइन की सहायता से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम फैटी एसिड की सहायता से अपने एल्केन्स को प्राप्त करते हैं। और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम एल्किल हैलाइड से कैसे अपने एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ हम नेमिंग रिएक्शंस पर भी बात करेंगे, जैसे वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलाइन रिएक्शंस क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, इनके पूरे मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार यह लेक्चर होने वाला है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तीसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो क्या है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी कि हम एल्किल हैलाइड की सहायता से एल्किल हैलाइड की सहायता से हम कैसे अपने एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखो एक छोटा सा पॉइंट बच्चों समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हम R बॉन्ड H लिख रहे हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी समझा भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अगर R बॉन्ड H लिख रहे हैं इसका मतलब हो गया एल्केन, क्योंकि R जो होता है वह एक एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका। अगर यहाँ पर CH3 रखते हैं तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH4 बना, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास C2H5 रखेंगे, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, हमारे पास C2H6 बन जाएगा, एंड सो ऑन, सभी एल्केन्स बन जाएंगे। ये भी एक एल्केन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और ये भी हमारे पास एक एल्केन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी कि R बॉन्ड R। ठीक है, इसका हम उपयोग करेंगे, इसलिए यहीं पर पहले समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो R बॉन्ड R का मतलब CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि C2H6 बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी बन सकते हैं, C2H5 तो हमारे पास बन जाएगा C4H10, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा, यानी कि वो भी हमारे पास एल्केन ही होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यानी कि ये दोनों ही हम कहीं पर भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एल्केन लिख रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगर हम R बॉन्ड R लिख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सेम होंगे, अदरवाइज R1 बॉन्ड R2 रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आइए बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चीज़ों को समझेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड से हम एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यानी कि एल्किल हैलाइड का मतलब ये हुआ कि R बॉन्ड X, जहाँ पर हमारे पास जो R है वो क्या है, R हमारे पास है एल्किल ग्रुप। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं इसके बारे में। और अगर X पर बात किया जाए तो X का मतलब यह हुआ कि हैलोजन एटम। क्या है, हैलोजन एटम, यही तो होता है हैलोजन एटम। अब अगर हैलोजन एटम पर बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि हम फ्लोरीन को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही एक्सेप्शनल केस बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ETC। ठीक है, फ्लोरीन को हम एक्सेप्ट कर देते हैं, यानी कि उसको हम ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम ही रिएक्शन में फ्लोरीन के चांसेस बनते हैं, और NCERT तो कहता है कि फ्लोरीन को आप ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो यानी कि हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Cl। ये क्या है, हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल ग्रुप, ये हैलाइड, तो दोनों के मिलने से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम एल्किल हैलाइड की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की सहायता से हम अपने क्या करेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। चाहे उसे हम R बॉन्ड H लिख दें, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बॉन्ड R भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा हम रिएक्शन लेंगे। अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, अगर इसका हम वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकलाइन रिएक्शन कराएंगे तो ये मिलेगा। बात करेंगे, धीरे धीरे करते हुए चीज़ों को समझेंगे, परेशान मत होइएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं तो कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप रिएक्शन को देखते हुए भी उस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो यहां से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है।
ठीक है, क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड में कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं, यहां पर कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, यानी कि हम कोई ना कोई एक ऐसा तरीका जरूर खोज लेंगे कि इस एल्किल हैलाइड को एक प्रोसेस से गुजारेंगे, चाहे वह हीट करना हो, चाहे रिडक्शन कराना हो, चाहे कोई और तरीका हो, कोई कैटालिस्ट जोड़ना हो, कोई एक प्रोसेस हम जरूर खोज लेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने एल्केन का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास जो एल्किल हैलाइड से एल्केन तक पहुंचने का प्रोसेस होता है, इसमें हम 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारे पास होगा रिडक्शन, और इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जिनकी सहायता से हम एल्किल हैलाइड से एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, हम वुड्स रिएक्शन की सहायता से भी देखेंगे कि कैसे हमारे पास सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमारा जब एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है तो कैसे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, इसका हम मैकेनिज्म भी समझेंगे। इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा जिसे हम एक और रिएक्शन कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें हम बात करेंगे कि जिंक से कैसे हम अपने एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें भी हम ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो इन चीज़ों पर हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद पहले आपको रिडक्शन समझाता हूँ कि कैसे रिडक्शन होता है, उसके बाद एक एक करके सभी रिएक्शंस पर बात करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसे पहले इरेज करता हूँ, उसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने सबसे पहले प्रोसेस पर, जिसका नाम है रिडक्शन। हम एल्किल हैलाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन किसी ना किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं एनसीईआरटी से देखा जाए या फिर कई सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो केवल 2 ही प्रकार के कैटालिस्ट का मेन उपयोग करते हैं। पहला अगर हम कैटालिस्ट पर बात करते हैं तो हमारे पास जो होता है ZnHCl, और जो HCl होता है ये एक्चुअली डाइल्यूट सोल्यूशन होता है या फिर एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब हार्ड HCl का हम उपयोग नहीं करते, स्ट्रॉन्ग HCl का उपयोग नहीं करते। दूसरा हमारे पास हो सकता है जिंक और कॉपर का कपल्ड हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि इनके किसी भी रेशियो में हम इन दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं। और प्लस हम इसमें एल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम एल्कोहल मतलब हमारे पास CH3 हो सकता है या फिर C2H5 भी हो सकता है। तो C2H5OH मैंने ले लिया, जो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं CH3OH को भी, ठीक है। तो ये 2 मोस्ट ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जिनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, और इन्हीं के द्वारा ही मोस्ट ऑफ द एल्केन्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हीं दोनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो सपोज कर लेते हैं कि मैंने ले लिया ZnHCl। तो अब क्या होता है, इसका अगर मैकेनिज्म समझा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है, समझ लीजिए ये इसका मैकेनिज्म भी लगे हाथ, ताकि आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ सके। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ पर आकर हमारे पास R और H बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाते हैं, और प्लस हमारे पास एक हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्शन करते हुए HCl बनाते हुए बाहर हो जाता है, ठीक है। वैसे X हमने उपयोग किया है तो Cl ना लें, यहाँ पर X ही ले लीजिए, बात सही रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश किया जाए तो मैकेनिज्म को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। चलिए मैकेनिज्म भी समझा देते हैं लगे हाथ। वैसे मेरा कोई प्लान तो नहीं था मैकेनिज्म समझाने का, लेकिन चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो मैकेनिज्म में कुछ ये होता है कि हमारे पास चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें। अगर इसको लेते हैं तो हमारे पास जो HCl है, ठीक है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, HCl जो है वो H प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर Zn पर बात किया जाए तो ये जो Zn होता है ये Zn +2 में टूटेगा, और प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे,
तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हो गए। ठीक है, तो अब कहानी ये होती है कि अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 2 टाइम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास CHCl का तो केवल एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के लिए तो आएगा नहीं, वो तो डब्बा भर मॉलिक्यूल रहता है, रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट करने लग जाता है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो हमारे पास क्या है, RX। ठीक है, तो अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम देखते हैं तो X हमारे पास क्या है, एक हैलाइड एटम है, हैलोजन एटम है। हैलोजन एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो R पर प्लस चार्ज आ जाता है और प्लस X पर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हमारे पास R प्लस है वो क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। ठीक है, यानी कि ये मैकेनिज्म में ऐसा होता है प्रोसेस। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे अगर सपोज कर लेते हैं ये CH3 था, तो CH3 पर प्लस चार्ज था, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो CH3 बन गया। लेकिन यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास R माइनस चार्ज है वो क्या करता है, ACH प्लस चार्ज से रिएक्शन करता है और ये क्या बना लाता है, R बॉन्ड H। और यही R बॉन्ड H तो हमारे पास क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास पूरा मैकेनिज्म होता है, यही हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। यानी कि हम अपने एल्किल हैलाइड से कुछ रिएजेंट्स का उपयोग करते हैं जो कि इसका रिडक्शन कराते हैं और इससे हम किसको प्राप्त कर लेते हैं, अपने एल्केन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आपके मन में हो सकता है कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि सर Zn2+ का क्या होगा, Cl- का क्या होगा, X- का क्या होगा। तो Zn2+ जो है वह Cl के 2 एटम से क्या करेगा, 2 आयन से रिएक्शन करते हुए ZnCl2 बनाते हुए बाहर निकल जाएगा। और जब इसके 2 एटम हमने 2 आयन उपयोग किया है तो इसका भी 2 आयन उपयोग होगा। तो एक आयन तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिया, एक आयन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा और HX फॉर्म कर ले जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। तो ये हमने समझा इसका पूरा मैकेनिज्म कि कैसे क्या हो रहा है रिएक्शन। तो ये है हमारे पास रिएक्शन पूरा। अब चलो इसको नोट डाउन करने के लिए चीज़ों को लिख लेते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे बताने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उतनी चीज़ों को मैंने बता दिया है। और अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर, और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड मतलब क्या है, हमारे पास R बॉन्ड X, यह क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन कर रहा है। और यह किसकी वजह से 2 हाइड्रोजन एटम आए हैं, हमारे पास ZnHCl की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कॉपर कपल्ड, Zn कॉपर कपल्ड ऑफ एल्कोहल, विथ एल्कोहल भी कह सकते हैं। और इस प्रकार हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एल्केन। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पल्स पर बात किया जाए तो एग्जाम्पल्स में भी समझ लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ था एल्किल हैलाइड्स। एग्जाम्पल में चलिए पहले एग्जाम्पल पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो मेथिल आयोडाइड हमने ले लिया। ठीक है, मेथिल आयोडाइड का हमने 2 हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन कराया। ये दोनों हाइड्रोजन एटम कहाँ से आए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम क्या लेंगे, ZnHCl का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से CH3 से एक H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH4, और एक हाइड्रोजन एक आयोडीन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन कर ले जाएगा। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, और इसे हम क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। ठीक है,
अब चलो एक और एग्जाम्पल पर हम बात कर लेते हैं। आसान सा प्रोसेस है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं तो हमारे पास लेट अस सपोज, चलो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस बार C2H5 को हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि एल्किल ग्रुप हमारे पास बड़ा हो गया। अब ये हमारे पास C2H5 है, और चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए मैं Cl ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब हम Cl को लेंगे और दो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के लिए काम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जब एल्किल हैलाइड में क्लोरीन होगा तो कोशिश करिएगा कि ऐसे रिएजेंट का उपयोग करिए जिसमें क्लोरीन ना हो। अब जब क्लोरीन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस सिचुएशन में Zn कॉपर कपल्ड का उपयोग कर लें और प्लस एल्कोहल का उपयोग कर लें, तो CH3COOH या फिर C2H5OH का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका उपयोग किए तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो रिएजेंट है जो रिडक्शन कराने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें जब क्लोरीन नहीं है तो वह इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करने की क्षमता नहीं रख पाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम यही टूटता है, और यही हाइड्रोजन एटम दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम इकट्ठा करता है, और वो दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिएक्शन कर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन होगा तो हो सकता है रिएक्शन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो रिएक्शन डिस्टर्ब करने के चांसेस रहेंगे, लेकिन कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म होगा, C2H5 बॉन्ड H, तो C2H6 बन जाएगा, और प्लस हमारे पास HCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या लिया था, मेथिल क्लोराइड लिया था, सॉरी एथिल क्लोराइड हमने उपयोग किया है। एथिल क्लोराइड से हमने क्या बनाया, एथिल क्लोराइड से हमने बनाया एथेन, ठीक है। एथिल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, एथेन को बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस है, और इस प्रकार से हम करते हैं रिएक्शन को। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन पर। तो अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पर, जिसका नाम है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, ठीक है। यानी कि हम एल्किल हैलाइड्स के अंतर्गत ही क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये वुड्स रिएक्शन हम इसे क्यों कहते हैं, तो एक्चुअली एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, करीब आई थिंक 1885 के आसपास की बात है। एक वुड्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस रिएक्शन को खोजा था, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो बेसिकली इसमें भी कुछ वही खास तरीके से रिएक्शन होता है कि हमारे जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, सपोज कर लेते हैं कि R बॉन्ड X हमारे पास एल्किल हैलाइड है। ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, इनका हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम से। और यह जो सोडियम से रिएक्शन होता है, यहाँ पर हम उपयोग करते हैं एक खास प्रकार के कैटालिस्ट को, जिसे हम कहते हैं ड्राई ईथर। अगर हम ड्राई ईथर का उपयोग नहीं करेंगे तो कभी भी रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले इस पर हम बात करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वो तो डब्बे भर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे रहते हैं, चाहे वो मिक्सचर लेते हैं चाहे कुछ भी लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, और सोडियम का भी हम तो एक ही मॉलिक्यूल ऐसे खींच कर तो निकाल नहीं सकते ना, हम चाहे जितना भी छोटा कण उठाएंगे सोडियम का, उसमें अनेकों मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इनके दो दो मॉलिक्यूल्स को हमने ले लिया। अब रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि ये जो सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो हैलाइड या हैलोजन एटम के जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हुए NaX का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। अगर Cl होगा तो 2NaCl बन जाएगा, अगर Br होगा तो 2NaBr बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास 2R मिल रहा है, ये R बॉन्ड R बन जाता है, और R बॉन्ड R को ही हम क्या कहते हैं,
हम कहते हैं एल्केन। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को हम फिर से समझाएंगे और भी डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्राई ईथर का हम इस रिएक्शन में क्यों उपयोग कर रहे हैं। इसे समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, देखो सोडियम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं या फिर एटम होते हैं, और ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट होता है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करने लग जाता है मॉइस्चर से। इसलिए हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं ताकि वह जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें कहीं भी मॉइस्चर ना प्रेजेंट हो पाए। यानी कि मॉइस्चर को हटाने के लिए हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नहीं तो सोडियम क्या होगा, तुरंत ही मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा और पूरे रिएक्शन को गड़बड़ कर देगा और पूरा सिस्टम ही हमारा गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अगर सोडियम मॉइस्चर से कांटेक्ट किया तो। ठीक है, आप लोग अच्छा आई थिंक क्लास 9th से ही ये बात जानते होंगे कि सोडियम अगर मॉइस्चर से कांटेक्ट किया तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करने लग जाता है, पूरा ब्लास्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रिएक्शन देखा जाए तो ये रिएक्शन एक इनकम्प्लीट फॉर्म में है। जो वुड्स ने रिएक्शन दिया था वो उन्होंने कुछ इस प्रकार से इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया था। कैसे? हमारे पास R बॉन्ड X है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि ये CH3 और हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि आयोडीन है। ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं, 2 सोडियम मॉलिक्यूल को लेते हैं और प्लस हमारे पास है CH3I। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब हम ऐसे ही लिख सकते हैं तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 सोडियम एटम है और 2 हमारे पास आयोडीन है, यानी कि हैलाइड एटम, हैलोजन एटम प्रेजेंट है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्शन कर देंगे और 2 मॉलिक्यूल NaI बना ले जाएंगे और साथ ही साथ हमारे पास क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। यानी कि हमारे पास मेथिल आयोडाइड से हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बना, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जिसे हम कहते हैं एथेन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर इसी रिएक्शन को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं जो कि वुड्स ने ही दिया था, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि R बॉन्ड X प्लस हमारे पास 2 सोडियम मॉलिक्यूल हैं प्लस हमारे पास है X बॉन्ड R लिख दीजिए या R बॉन्ड X लिख दीजिए। ये समझाने के लिए ऐसे लिखा जाता है। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये बच्चों एक्चुअली समझाने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यह रिएक्शन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास हैलोजन एटम सोडियम से रिएक्शन करता है और जैसे ही सोडियम से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाता है, 2NaX बन जाएगा और प्लस हमारे पास R बॉन्ड R बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझना इस बात को कि हमारे पास अगर इसे हम R1 कह रहे हैं, इसे R2 कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी R1 और R2 हम लिख सकते हैं। चाहे हम R1 लिखें चाहे R लिखें, बात एक ही होगा। लेकिन जब हम किसी भी रिएक्शन में R1 और R2 का उपयोग कर रहे हैं तो ये R1 कामा R2 जो हमारे पास है, ठीक है, R1 एंड R2 जो हमारे पास हैं वो सेम भी हो सकते हैं, यानी कि CH3 भी हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले रिएक्शन देखा है। CH3 भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हो सकता है कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो वुड्स ने रिएक्शन दिया था, उन्होंने बताया था कि जो हमारे पास सेम
तरह के जो हमारे पास मिलते हैं प्रोडक्ट या एल्केन्स, यानी कि ऐसे जो हमारे पास एल्केन्स मिलते हैं जिनमें जो हमारे पास कार्बन की संख्या है वो इवन है, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सूटेबल तरीके से होता है। यानी कि अगर R1 और R2 अगर डिफरेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। अभी समझाऊंगा इस पर भी, ठीक है। तो ये बातें आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलो अब ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ड्राई ईथर का हमने क्यों प्रेजेंस दिखाया और साथ ही साथ यह रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से हमारे पास सोडियम रिएक्शन कर रहा है और कैसे हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो अभी आप क्या करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए अब वुड्स रिएक्शन के हम स्टेटमेंट पर बात करते हैं और इनके नोट्स को भी देखते हैं। तो चलिए अब हम वुड्स रिएक्शन के नोट्स पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर चीज़ों को मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया है कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हमारे पास एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वुड्स ने इसका कैसे रिएक्शन दिया था वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि अगर हम R1 बॉन्ड X लिखते हैं प्लस हमारे पास 2 सोडियम मॉलिक्यूल आता है प्लस एक और हमारे पास एल्किल हैलाइड आता है जिसे हम सपोज कर लेते हैं कि XR2 मैंने लिख दिया, ठीक है। R2 बॉन्ड X भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये रिप्रेजेंटेशन है जो कि समझने के लिए आसान होता है, इसलिए ऐसा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या ऑब्टेन होता है, तो 2 सोडियम मॉलिक्यूल और 2 हमारे पास हैलोजन एटम्स आते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर ले जाते हैं और प्लस हमारे पास R1 बॉन्ड R2 मिलता है, ठीक है। और जो हमारे पास R1 बॉन्ड R2 मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से लिख देता हूँ ताकि इसका भी यहाँ पर समरी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि R1 एंड R2 जो हमारे पास हैं, ठीक है, R1 एंड R2 जो हैं कैन बोथ सेम, ठीक है, कैन बी बोथ सेम और डिफरेंट। ये क्या हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन या फिर डिपेंड अपॉन द एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगर इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, ये तो जनरल सा फार्मूला मैंने लिख दिया है, आई मीन जनरल सा एक रिएक्शन मैंने लिख दिया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से होता है। चलो अब पहला एग्जाम्पल, CH3 आयोडीन मैंने ले लिया प्लस 2 Na मैंने ले लिया प्लस हमारे पास एक और ले लेते हैं ICH3, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बात ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्राई ईथर, ओके। जब यहाँ पर हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यह रिएक्शन हो रहा है तो इस सिचुएशन में क्या मिलता है हमारे पास, ऊपर के रिएक्शन से देख सकते हैं। मैं बार बार एक ही रिएक्शन को लिखता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, जितनी बार लिखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH3 मिलेगा, यानी कि C2H6 मिल जाएगा। तो C2H6 को हम क्या कहते हैं, हम एथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा गया है, मिथिल आयोडाइड लिखा गया है, ठीक है, मिथिल आयोडाइड, ओके। और इसके बाद एक और रिएक्शन भी हम देख सकते हैं। चलो हम R1 और R2 को, इस बार तो मैंने सेम लिया था, इस बार हम क्या करते हैं, R1 और R2 को डिफरेंट भी ले सकते हैं। चलो CH3 Br मैंने ले लिया, ज़्यादा दूर मत लिखिए, CH3 Br लिख लिया मैंने, और प्लस हमने 2 सोडियम मॉलिक्यूल को ले लिया और प्लस यहाँ पर भी ले लीजिए BrC2H5 ले लीजिए, ठीक है, BrC2H5 मैंने ले लिया और इसका क्या क्या कराया, रिएक्शन कराया। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार जब ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सेम ही तरीके से रिएक्शन होगा, 2NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास, CH3 और C2H5 मिल रहा है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, ये हमारे पास बन रहा है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। लेकिन इस प्रकार के रिएक्शंस के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इस प्रकार के रिएक्शंस के कम होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसे हम अगले लेक्चर में भी समझेंगे। मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है, इसे मिथिल ब्रोमाइड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड,
ओके, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन लगभग सेम ही होता है, बस एक ही चीज़ का अंतर होता है, वो है सोडियम का, ठीक है। तो उसे हम अगले लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझा देंगे, और साथ ही साथ ये रिएक्शन का हम मैकेनिज्म भी समझाएंगे आपको अगले लेक्चर में, और यह भी बताएंगे कि ये रिएक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ये रिएक्शन कम होने के चांसेस होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।